नमस्कार। राजनीति के राज में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते से ये शो चल रहा है। 2 कहानियां आपको मैं सुना चुका, आज तीसरी कहानी। ये समय है वो जब भारत की राजनीति में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। वो इतना बड़ा कदम था कि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही भूकंप जैसी थी। उसके समर्थन में भी भारत की एक बड़ी आबादी थी और उस आरक्षण के खिलाफ भी एक विद्रोह था, और विद्रोह ऐसा जो सड़कों पर था। कई छात्रों की जान चली गई, आत्मदाह कर लिया छात्रों ने। वो टर्मोइल जैसी स्थिति थी भारत की राजनीति में। बाद में राजनेताओं ने कहा और राजनीतिक समीक्षाकारों ने कहा कि वीपी सिंह ने ये भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या कार्ड के जवाब में मंडल कार्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर चले थे। खैर, वो किस्सा सबके सामने है और आप लोग जानते ही हैं कि फिर क्या हुआ। आडवाणी जी की यात्रा चली और फिर समस्तीपुर में उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसको रोक दिया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन के तहत, पूर्व घोषणा के तहत राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी दे दी, जिसका परिणाम हुआ राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जमींदोज हो गई। समर्थन वापसी की चिट्ठी देने जाने वाले लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल था भाजपा का, अटल जी की लीडरशिप में, उसमें उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु और उस समय के गोरखपुर के सांसद महंत अवैधनाथ भी शामिल थे। बाद में इस घटना पर अवैधनाथ जी ने मुझसे क्या प्रतिक्रिया दी थी वो कभी और सुनाऊंगा। अब आज आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक व्यक्तित्व का एक रंग आपको दिखाने के लिए। ये कहानी लेकर आया हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना गूगल पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पर। इस टर्मोइल के बाद सरकार गिर गई तो एक 2 दिनों की लंबी बैठकी हुई मेरी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ। मेरी कोशिश थी कि मैं जरा राजा माडा को समझने का प्रयास करूं। राजसी पृष्ठभूमि का ये ठाकुर नेता और हिंदुस्तान में पिछड़ों की राजनीति के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम इसके द्वारा। बात थोड़ी अटपटी लग रही थी। एक तरफ सामंतवादी ठाकुर, राजशाही वाला, और दूसरी तरफ पिछड़ों का नायक बनने की एक कवायद। बैठा विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, तो मैंने बीपी सिंह से कहा कि सिंह साहब, आपको पता है आपने और लाल कृष्ण आडवाणी में एक समानता है। वो चौंक गए। उन्होंने कहा ना अग्निहोत्री जी, हम वो अवधि बोलते थे, मैं वैसा एग्जैक्ट तो अवधि नहीं बोल पाता लेकिन उन्होंने कहा कि हम में और आडवाणी में क्या समानता होगी, आप भी कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं सोच समझ के कह रहा हूं, आप और आडवाणी में एक समानता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा कि समानता यह है कि दोनों राजनेताओं ने एक ही समय में एक स्ट्रोक से ही देश की राजनीति को स्थायी तौर पर लंबे समय के लिए 360 डिग्री पर घुमा दिया। आप दोनों ही भारत की राजनीति के ट्रेंड सेटर हो गए। ठाका मारकर हंसे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो हमने सोची नहीं कभी, ठीक ही कह रहे हैं आप अग्निहोत्री जी। उन्होंने इस टोन में कुछ उत्तर दिया, लेकिन वो कुछ पल ठहरे और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसी बात के लिए मैं ये आज कहानी लेकर आया। बीपी सिंह ने मुझसे कहा
कि अग्निहोत्री जी बात ठीक है, दोनों ने एजेंडा बदला, वो राष्ट्रवाद को भारत की राजनीति का एक प्रमुख विषय बना दिए और हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों के स्वाभिमान को एक बड़ा विषय बना दिया। बोले लेकिन हम अडवाणी से बड़े हैं। मैं चौंका, इस बार चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने कहा बीपी सिंह जी, बड़े छोटे को का कद कैसे नापा आपने? बोले मैं बताता हूं। बोले अडवाणी जी ने कहा जय श्री राम। अब जिसकी मर्जी हो वो जय श्री राम बोले और जिसकी मर्जी ना हो वो ना बोले। बोले लेकिन मैंने जो किया वो वैकल्पिक नहीं है किसी पार्टी किसी नेता के लिए। जिस भी पार्टी को हिंदुस्तान में राजनीति करनी है उसको उस चीज को इंडोर्स करना ही होगा, उसके पीछे चलना ही होगा जो लाइन मैंने खींची। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मान लीजिए मैं जय श्री राम नहीं बोलूं तो अडवाणी जी मुझसे बुलवा नहीं सकते। मैंने कहा ये बात दुरुस्त है। बोले लेकिन मेरे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद जो भारत की और खास तौर पर हिंदी पट्टी की विशेष रूप से राजनीति में शीर्षासन हो गया है, बोले उसके बाद अब पिछड़ों की उपेक्षा कोई नहीं कर पाएगा, न भाजपा न कांग्रेस, न कोई रीजनल पार्टी न कोई नेशनल पार्टी। तो बोले ज़्यादा बड़ा योगदान फिर किसका हुआ? उन्होंने कहा इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अडवाणी से बड़ा हूं इस मामले में। फिर उन्होंने गिनाया अशोक गहलोत, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग। बीपी सिंह अपनी रॉ में बोले जा रहे थे और फिर वो एक जैसे उनकी मंद मुस्कान होती थी, थोड़ा सा एक तरफ होंठ ऐसे करके वो मुस्कान उन्होंने बिखेरी और कहा कि अग्निहोत्री जी अब ठाकुर बामन के लिए चीफ मिनिस्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या है उसको राजनीति में उतनी भागीदारी देनी होगी। बोले ये तो मैंने सुनिश्चित कर दिया। बात मुझे कुछ समझ में भी आई। मैंने कहा हाँ, मंडल के बाद से पूरे देश की राजनीति में एक मौलिक परिवर्तन तो आया है और ये परिवर्तन सच में इतना बड़ा परिवर्तन था कि जिसने कोई भी राज्य शायद ऐसा नहीं बचा होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां की लीडरशिप में इस परिवर्तन का असर आपको न दिखा हो आफ्टर मंडल। और बात यही खत्म होती, उससे पहले मैंने उनसे एक सवाल किया विश्वनाथ प्रताप सिंह से। मैंने कहा ये बताइए कि आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो विरोधाभासों से भरा है, तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं आपके बाद ये देश, ये दुनिया आपको, इस समाज कैसे याद रखे, किस रूप में याद रखे? तो मुझे आज तक याद है बीपी सिंह ने ठाका लगा के मुझे उत्तर दिया कि जब हम ही अपने को नहीं समझे अग्निहोत्री जी तो ये दुनिया ससुरी हमका क्या समझेगी? तो मैंने कहा आप भी अपने को अभी तक नहीं समझ पाए। उनका उत्तर था नहीं, मैं अपने भीतर अपनी तलाश में हूं। तो ये थे ऐसे बीपी सिंह। बीपी सिंह का उदाहरण इसलिए भी मैंने दिया क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उनका स्मृति दिवस था बीपी सिंह जी का, और तो मुझे लगा कि आज बीपी सिंह की स्मृतियों को एक बार फिर से ताज़ा किया जाए। और जो राजनीति का वो दौर है वो शायद आज की जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसने नहीं देखा, इसलिए वो भी उस दौर से जुड़े कि जब जब भारत की राजनीति में, समाज में एक बड़े परिवर्तन आए तो उस दौर में कौन लोग थे जो वो परिवर्तन लाए, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसके शेड्स कैसे थे, ये समझ में आए। इसलिए आज मैं इस सीरीज में बीपी सिंह का किस्सा लेकर आया। धन्यवाद, नमस्कार।